हाइपोग्लाइसीमिया मतलब जो शुगर है, शुगर लेस देन, हाइपोग्लाइसीमिया तो लेस देन 60 मानते हैं, 60 मिलीग्राम पर डेसीलीटर हो, या फिर लेस देन 80 हो विद सिम्टम्स हो। सिम्टम्स हो मतलब सिम्टम्स मतलब कि उसको हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम्स आ रहे हैं। हाइपोग्लाइसीमिया जो है 99% केसेस में, 99% केसेस में डायबिटीज वाले पेशेंटों को ही होता है। इसके अलावा 1% जो है वो नॉन डायबिटिक पेशेंट होता है। अब ये नॉन डायबिटिक पेशेंट किनको हो सकता है? ये जिनको पहला या तो उसको इंसुलिन सिक्रीटिंग ट्यूमर हो, बॉडी में कहीं पे भी इंसुलिन सिक्रीटिंग ट्यूमर है। इंसुलिन का काम क्या होता है? ब्लड से ग्लूकोज कम करना। तो मेन है अपनी बॉडी में इंसुलिन किसी भी कंडीशन से ज्यादा हो रहा है या फिर शुगर किसी कारण से कम हो रही है, इन दोनों कंडीशन से ही अपन को हाइपोग्लाइसीमिया होगा। तो नॉन डायबिटिक में कारण यही है, इंसुलिन सिक्रीटिंग ट्यूमर हो, इंसुलिन हुआ हो, कहीं पे भी इंसुलिन है किसी ज्यादा प्रोडक्शन का हो रहा हो, या तो फिर इंसुलिन सिक्रीशन नहीं हो पा रहा हो, किडनी डिसीज हो जिसके कारण इंसुलिन के सिक्रीशन एक्सक्रीशन नहीं हो पा रहा है, इंसुलिन बॉडी में बहुत देर तक रह रही हो, वो कंडीशन ऐसी हो सकती है, उसमें नॉन डायबिटिक में भी हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। तो पर से 99% केसेस में हाइपोग्लाइसीमिया सिर्फ डायबिटीज वाले पेशेंटों को होता है। अब डायबिटीज वाले पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया किस किस कंडीशन में हो सकता है? डायबिटीज पेशेंट दो टाइप से होंगे, या तो ओरल हाइपोग्लाइसीमिक में होंगे, ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट हैं, या तो फिर इंसुलिन पे होंगे। इंसुलिन भी दो होंगी, लॉन्ग एक्टिंग या शॉर्ट एक्टिंग। तो जो OHA होंगे उनमें हाइपोग्लाइसीमिया के चांसेस कम होते हैं, लेकिन अगर उनको वह हाइपोग्लाइसीमिया होता है तो हाइपोग्लाइसीमिया 2 से 3 दिन तक रह सकता है। जो इंसुलिन वाले होते हैं, इंसुलिन वाले पेशेंटों में हाइपोग्लाइसीमिया के चांसेस ज्यादा होते हैं, लेकिन हाइपोग्लाइसीमिया इंसुलिन से एक बार अपन ने रिकवर कर दिया तो वो फिर वापस नहीं होता है। जैसे कई पेशेंट देखे होंगे जिनमें हाइपोग्लाइसीमिया हुआ, अपन ने डेक्सट्रोज लगाया, डेक्सट्रोज लगाने के बाद क्या हुआ, 4 से 5 घंटे बाद फिर से उनका शुगर कम हो गया। ये शुगर कम जो ओरल हाइपोग्लाइसीमिक वाले पेशेंट होते हैं उन लोग को ज्यादा होती है। जो क्यों होती है? क्योंकि जो ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट है उनका T-हाफ जो होता है, जो बॉडी के अंदर से खत्म होने का टाइम होता है 2 से 3 दिन। एक बार अपन ने ओरल हाइपोग्लाइसीमिक खाई है तो 2 से 3 दिन तक अपने बॉडी के अंदर रहेगी। और इंसुलिन तो जो है, इंसुलिन आपने जब लगाया उसका जितना टाइम होगा उतने टाइम के लिए रहेगी, उसके बाद खत्म हो जाएगी। तो इंसुलिन जो लोग लेते हैं उन लोगों को जो हाइपोग्लाइसीमिया होता है उसको अपन डेक्सट्रोज देने के बाद उनको घर भेज सकते हैं कि चलिए आओ घर, अब ठीक हो तुम। ओरल हाइपोग्लाइसीमिक वालों को घर नहीं भेज सकते, उनको बोलना पड़ेगा कि आपको ये सिम्टम्स फिर से आएगा। ठीक है। और क्या क्या कारण हो सकते हैं इसमें? डायबिटीज वाले पेशेंटों में अगर शुगर कम हो रही है तो शुगर कम होने के कारण पहला हो सकता है या तो उसने मील स्किप कर ली हो, खाना नहीं खाया, इंसुलिन लगा ली और टैबलेट खा ली। दूसरा, वॉमिटिंग हो रही है, खाना जो खाया था वो निकल गया उसको। तीसरा, ड्रग ओवरडोज हो गया, ड्रग या तो सुबह खा रहा था, सुबह और शाम ले ली, या तो इंसुलिन का डोज डबल ले लिया। चौथा, बॉडी में कहीं पे भी सेप्सिस होगी तो सेप्सिस के कारण ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन ज्यादा हो जाएगा, उसके कारण शुगर कम हो सकती है। पांचवा, किडनी डिसीज हो, किडनी हमने बताया था जो इंसुलिन का एक्सक्रीशन होता है वो किडनी से होता है, तो किडनी कोई सी भी डिसीज होगी, किडनी डिसीज में इसलिए अपन ओरल हाइपोग्लाइसीमिक नहीं देते हैं क्योंकि उनको शुगर कम होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ये मोस्ट कॉमन कॉजेज हैं कि शुगर कहीं ना कहीं से किसी कारण से कम हो रही है। अब आते हैं सिम्टम्स पे। ओरल हाइपोग्लाइसीमिया, जो हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम्स क्या हैं? हाइपोग्लाइसीमिया में भी एक ऑरा टाइप का आता है। ये ऑरा आ सकता है कि मतलब शुगर वाले पेशेंट को पता चल जाता है कि उसकी शुगर कम होने वाली है। ठीक है। ये ऑरा जिसको आता है वो तो बहुत अच्छा है, जिसकी बात है, जिसको नहीं आता है उसके लिए दिक्कत होती है। ठीक है। तो सिम्टम्स, पहला सिम्टम्स क्या होता है? सडन LOC, सडन लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। दूसरा, एक्यूट ऑनसेट न्यूरोलॉजिकल, मेनली तो सेंसरी डेफिसिट होता है, सेंसरी सिम्टम्स आते हैं। एक्यूट ऑनसेट कोई सेंसरी सिम्टम्स आ रहे हैं, मतलब हाथ पैरों में टिंगलिंग आने लगती है, झुंझुनी आती है, कई बार मोनोपेरेसिस भी हो जाती है, एक हाथ बिल्कुल ही सुन्न हो जाता है।
उसके बाद सडन अल्टर्ड सेंसोरियम, इररिलेवेंट टॉक भी हो जाता है, ड्राउजीनेस, और कई बार मेनिक सिम्टम्स भी आते हैं। हमने जैसे बताया था कई बार मेनिया वाले सिम्टम्स भी आने लगते हैं हाइपोग्लाइसीमिया में। कई बार वर्टाइगो आता है। इसका मैंने बताया था कि किसी एक पेशेंट को अगर हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम्स जो आएंगे हमेशा उसको वही सिम्टम्स आएंगे, कोई भी सिम्टम्स चेंज नहीं आएगा। अगर कोई पेशेंट लगातार सडन एकदम से बेहोश होकर गिर पड़ता है तो उसको हमेशा अगली बार भी अगर हाइपोग्लाइसीमिया होगा तो बेहोश होकर गिरेगा। किसी पेशेंट को हाथ पैर में झुंझुनी आ रही है तो उसको हर बार जब भी हाइपोग्लाइसीमिया होगा हर बार झुंझुनी आएगी। कोई मेनिया वाले सिम्टम्स किसी को आते हैं तो जब भी उसको हाइपोग्लाइसीमिया होगा उसको मेनिया वाले सिम्टम्स आएंगे। तो ये यूनिक है कि किसी पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया के जो सिम्टम्स आए हैं उस पेशेंट को हमेशा वही आएंगे। बाकी हर पेशेंट को अलग अलग आ सकते हैं, किस पेशेंट को कौन से सिम्टम्स आएंगे ये नहीं बता सकते अपन। सिम्टम्स आ गए, डायग्नोसिस कैसे बनती है, डायग्नोसिस बताई दिया आपको। अगर कोई भी पेशेंट आता है एलओसी या फिर एक्यूट ऑनसेट न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट या फिर एक्यूट ऑनसेट वर्टाइगो, एक्यूट ऑनसेट टिंगलिंग, ये 4-5 चीजें हैं। अगर ये पेशेंट से प्रेजेंट करता है तो आपको उसकी आरबीएस लेवल करानी है। आरबीएस अगर कम आती है तो डायग्नोस होगी। हाइपोग्लाइसीमिया का ट्रीटमेंट सिर्फ प्लेन है, डेक्सट्रोज फॉर्मुलेशन है। अगर वो ओरल नहीं, मोस्ट प्रोबेबली अगर वो अल्टर्ड सेंसोरियम में तो ओरल नहीं लेगा। डेक्सट्रोज 50% भी आता है, डेक्सट्रोज 25% भी आता है। ये दोनों प्रेफर किए जाते हैं। अगर ये दोनों अवेलेबल नहीं है तो D10% या फिर D5% से काम चलाते हैं। इनका इन्फ्यूजन स्टार्ट कर दो। इन्फ्यूजन अपन को देख लेना है। जो कई बार एल्कोहलिक पेशेंट होते हैं, एल्कोहलिक पेशेंटों में हाइपोग्लाइसीमिया बहुत कॉमन होता है क्योंकि एल्कोहल ले लेते हैं, वो खाना नहीं खाते हैं। तो अगर एल्कोहल के साथ साथ डायबिटीज भी है तो उसको हाइपोग्लाइसीमिया के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। उनका शुगर करेक्शन के साथ साथ अपन को उसको मल्टीविटामिन देना पड़ता है साथ में, ठीक है। तो एल्कोहलिक पेशेंट का ध्यान रखना है, उसमें शुगर करेक्शन के साथ साथ उसको मल्टीविटामिन भी देते जाना है। इसी में डाल दो डेक्सट्रोज में। इससे फायदा, इससे क्या है, कई बार वो वर्निक्स एन्सेफेलोपैथी होने लगती है अगर शुगर करेक्ट कर दी, मल्टीविटामिन नहीं दिया तो। बस इसका रिपीट करेक्शन करना है कि नहीं करना, मॉनिटरिंग करना है कि नहीं करना, वो डिपेंड करता है पेशेंट का है था और कॉज क्या है। अल्टीमेटली आपको ट्रीट करना है कॉज को। आपको हाइपोग्लाइसीमिया किस कारण से हुआ था उसको कॉज ट्रीट करना है, कॉज को इवैल्यूएट करना है। कॉज को इवैल्यूएट करने के लिए आप प्लेन जो रूटीन टेस्ट होते हैं वो सीबीसी कराओगे, सीरम यूरिया क्रिएटिनिन कराओगे, यूरिनारियम कराओगे, तो कहीं सेप्सिस देखोगे, सेप्सिस रूल आउट कर लोगे, कहीं शुगर में इन्फेक्शन तो नहीं है। हिस्ट्री से आप रूल आउट करोगे कि उसने ओवर इनटेक या फिर एक्सेसिव डाइट स्किप मील तो नहीं करी है, वॉमिटिंग तो नहीं हुई है उसको, और यूरिया क्रिएटिनिन ठीक है, किडनी कोई डिसीज तो नहीं है। ये सब आप रूटीन टेस्ट होते हैं, ये फॉलो करने रहते हैं। कई बार ये रहता है कि पेशेंट का रिक्वायरमेंट कम हो जाता है। जरूरी नहीं है कि डायबिटीज पेशेंट को एक बार हर बार उसको रिक्वायरमेंट होती रहे। कई पेशेंट रहते हैं जो 2-3 महीने तक सेम डोज पे चलते हैं, उसके बाद धीरे धीरे उनका रिक्वायरमेंट कम होने लगता है। तो हो सकता है कि अब उनको रिक्वायरमेंट कम हो रही है इसलिए उसको हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम्स आ रहा है, तो फिर अपन उसका डोज कम कर देंगे। कुल मिला के इसमें हाइपोग्लाइसीमिया में ट्रीट तो उसमें कॉज को ही करना है। बस कॉज को इवैल्यूएट करना बहुत आसान नहीं रहता, कई बार पता नहीं चलता है। और मेन आपको ध्यान यही देखना है कि वो ओरल हाइपोग्लाइसीमिया के हैं कि इंसुलिन में है। अगर ओरल हाइपोग्लाइसीमिया में है तो पेशेंट क्या है, कई बार बोलते हैं, फोर्स करते हैं कि हम ठीक हो गए हैं तो घर जाने दो। उनको समझाना है कि घर जाके फिर से उनको शुगर कम होगी। ठीक है, हाइपोग्लाइसीमिया खत्म। हाइपरग्लाइसीमिया पर से तो कोई सिम्टम्स कराता नहीं है। हाइपरग्लाइसीमिया में होता है मोर देन 300 शुगर है। अब मोर देन 300 पर से कोई सिम्टम्स नहीं कराता, पेशेंट को सिर्फ पॉलीयूरिया पॉलीडिप्सिया होगा। पॉलीयूरिया पॉलीडिप्सिया ये कोई इमरजेंसी कंडीशन नहीं है कि पेशेंट को हाइपरग्लाइसीमिया हो गया तो उसको कुछ अर्जेंटली ट्रीट करना है। इमरजेंसी कंडीशन कब आएगी, जब उसको डायबिटीज के साथ साथ या 2 चीजें होती है, डायबिटीज, कीटोसिस, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस और हाइपर ऑस्मोलर कोमा। 3 कंडीशन है। किसी पेशेंट, कई जो पेशेंट होते हैं शुगर वाले पेशेंट, कई बार शुगर वाले पेशेंटों को नॉर्मल इन्फेक्शन हुआ, वॉमिटिंग हुई तो उनको आप यूरिनारियम कराओ, यूरिन में कीटोन मिलने लगती है तो उसको बोलते हैं डायबिटिक कीटोसिस। ये बहुत कॉमन कंडीशन है, इसको आप कंफ्यूज नहीं होगे डायबिटिक कीटो एसिडोसिस से। किसी भी आप यूरिन वाले, किसी भी डायबिटिक पेशेंट है उसको कहीं पे भी सेप्सिस हुआ हो, रूटीन आप टेस्ट कराओ, यूरिन में अगर कीटोन चेक कराओ तो कीटोन पॉजिटिव मिलेगी।
और डायबिटिक कीटो एसिडोसिस वाले को भी कीटोन पॉजिटिव मिलेगी। तो यूरिन में कीटोन मिलना आखिर डायबिटिक कीटो एसिडोसिस कंफर्म नहीं करता। कई बार अपन क्या करते हैं, शुगर देखा अपन ने, शुगर 300 से ऊपर है, यूरिन आरएम कराया, यूरिन में कीटोन मिली, तो अपन उसको डीके बोल देते हैं। डीके वो टर्म नहीं है, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस है। जब तक उसको एसिडोसिस नहीं होगी तब तक उसको डीके नहीं बोलेंगे। तो डायबिटिक के कई पेशेंट है डायबिटिक कीटोसिस में आते रहते हैं, उनका सेप्सिस ठीक करो, प्रॉपर शुगर कंट्रोल करो तो अपने आप ठीक हो जाता है। ये भी कोई इमरजेंसी कंडीशन नहीं है। इमरजेंसी कंडीशन यही दोनों है जब डायबिटिक कीटो एसिडोसिस है। एक पेशेंट जो आया था अपने पास जिसकी ब्रीदिंग एसिडोसिस हो रही थी, एसिडोटिक ब्रीदिंग बोलते हैं उसको, जो ब्रीदिंग डीप लंबी लंबी शैलो ब्रीदिंग, उसको एसिडोटिक ब्रीदिंग बोलते हैं। क्लिनिकली आप उसको सिर्फ लॉन्ग एंड शैलो ब्रीदिंग से ही डायबिटीज डायग्नोज कर सकते हो, तो उसको डायबिटिक कीटो एसिडोसिस होगा। शुगर चेक करो, शुगर मोर देन 300 आ रही है, एसिडोटिक ब्रीदिंग है, तो क्लिनिकली आपका डायग्नोसिस बन जाता है कि उसको डायबिटिक कीटो एसिडोसिस है। उसको कंफर्म कैसे करोगे? यूरिन में कीटोन देखोगे और उसका क्या कराओगे? एबीजी। एबीजी यहाँ होता नहीं है अभी कहीं पे भी, तो आपको क्लिनिकल डायग्नोसिस अपन सिर्फ ब्रीदिंग पे ही अपन डिपेंड कर लेते हैं कि ब्रीदिंग ऐसी आ रही है, डीप ब्रीदिंग है, शैलो ब्रीदिंग है, फीवर की कंप्लेंट है, एब्डोमिनल पेन की कंप्लेंट है और शुगर बढ़ी हुई आ रही है और यूरिन में कीटोन है, इतनी चीजें मिल रही है तो उसको डायबिटिक कीटो एसिडोसिस होगा। अब जो हाइपर ऑस्मोलर कोमा है ये यूजुअली 60 ईयर से ज्यादा में होता है, टाइप 2 डायबिटीज में होता है। ये कंडीशन में शुगर 600 से ऊपर हो जाती है और सिम्टम लगभग एसिडोटिक ब्रीदिंग आने लगती है। एसिडोटिक ब्रीदिंग है लेकिन कीटोसिस नहीं आती, उसमें कीटोन बॉडी नहीं मिलती। सिर्फ ये है कि पेशेंट ये और ज्यादा बेकार कंडीशन रहती है, इसमें भी पेशेंट इजीली सीधे एक्यूट ऑनसेट अल्टर सेंसोरियम में चले जाता है। हाइपो में जाएगा, हाइपर में भी जाएगा सर? नहीं, हाइपर सेंसोरियम में, हाँ अल्टर सेंसोरियम में, हाइपर में भी जाएगा। दोनों कंडीशन में अल्टर सेंसोरियम में जा सकता है, हाइपर ऑस्मोलर कोमा में भी। अब इसका मैनेजमेंट 2-3 लाइन का मैनेजमेंट है। जो डीके है, डीके का मोस्ट कॉमन एक ही मैनेजमेंट है, फ्लूइड। डीके में फ्लूइड डेफिसिट ऑलमोस्ट 6 लीटर के आसपास फ्लूइड डेफिसिट हो जाता है एसिडोटिक ब्रीदिंग की का, तो आपको लगातार उसको फ्लूइड ही देना है। उसका मेन ट्रीटमेंट मेन स्टे फ्लूइड है। फ्लूइड लगाओ उसको, कम से कम 4 यूनिट एनएस है उसको बोलस दे दो बस। फ्लूइड के साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि उसको पोटेशियम कम तो नहीं हो जाता, क्योंकि कई बार डायबिटिक कीटो एसिडोसिस में पोटेशियम कम हो जाता है, तो साथ में फिर केसीएल भी देना पड़ता है। क्योंकि एक दूसरा भी है, आपको 2 चीज लगानी पड़ेगी। एक तो उसको फ्लूइड डेफिसिट ठीक करना है, दूसरा उसका शुगर लेवल ठीक करना है, तीसरा उसका एसिडोसिस ठीक करना है, चौथा उसका सेप्सिस ठीक करना है, जो मेन उसका कारण हुआ होगा। ज्यादातर कारण सेप्सिस ही होता है, कहीं ना कहीं बॉडी में इन्फेक्शन है तभी वो डीके में गया। 4 चीजें हैं, फ्लूइड डेफिसिट देना है आपको, शुगर ठीक करना है, एसिडोसिस ठीक करना है, सेप्सिस ठीक करना है। फ्लूइड डेफिसिट के लिए तो आप दे ही रहे हो, फ्लूइड कंटिन्यूसली फ्लूइड है, दोनों हाथों में बेनफ्रॉन डाल के बिल्कुल फ्लूइड रश करना है। जितना जल्दी आप फ्लूइड दोगे उतनी जल्दी इंप्रूवमेंट आएगा। चौथा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को भी ठीक करते जाना, ठीक। 5 चीजें ठीक करनी। आप शुगर लेवल को कम करने के लिए क्या करोगे? शुगर लेवल के लिए आप इंसुलिन इन्फ्यूजन चालू करोगे। इंसुलिन जो रेगुलर या एक्ट्रापेड इंसुलिन है उसका इन्फ्यूजन चालू करते हैं। इंसुलिन इन्फ्यूजन के लिए आप जो बेसिक डोज होता है वो होता है 0.1 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट से। जैसे कोई 50 किलो का है, 50 किलो का है तो अपन ने 5 यूनिट मान लिया, 5 यूनिट पर आवर देनी है उसको, तो 5 यूनिट पर आवर के हिसाब से आप सेट कर दोगे। कंटिन्यूस इन्फ्यूजन चलता रहेगा उसका। कब तक देना है? जब तक उसका शुगर लेवल 250 से कम नहीं हो जाता। जब 250 से शुगर लेवल कम हो जाता है तब उसको अपन डेक्सोस ऐड कर देते हैं उसमें। डेक्सोस ऐड इसलिए कर देते हैं क्योंकि अपन का शुगर का लेवल इसको 100 से लेके 250 के बीच में आप मेंटेन रखना है, अपन को 100 से कम नहीं होने देना उसको। तो यही इन्फ्यूजन उसको तब तक चलता रहेगा जब तक कि उसका कीटोन बॉडी खत्म नहीं हो जाती बॉडी से। ये कंटिन्यूस इन्फ्यूजन तब तक चलता रहेगा जब तक पूरी कीटोन खत्म नहीं हो जाती, ठीक है। इसके बाद जब अगर पेशेंट ओरल लेने लगता है, एसिडोसिस ठीक हो जाती है, सब कुछ ठीक हो जाता है, तो पेशेंट को ओरल जब इस मील लेने लगेगा तो उसको ओरल अलग से इंसुलिन देने लगेंगे अपन साथ में, लेकिन ये इन्फ्यूजन चलता ही रहेगा। एसिडोसिस ठीक करने के लिए क्या दोगे? सोडा बाइकार्ब है, और सोडा बाइकार्ब के अलावा आप नॉर्मल फ्लूइड और शुगर कंट्रोल करोगे तो एसिडोसिस अपने आप ही ठीक हो जाती है। सेप्सिस के लिए हाई एंटीबायोटिक दोगे, इलेक्ट्रोलाइट कराओ, इलेक्ट्रोलाइट जैसी होगी, अगर हाइपोकैलियम आता है तो हाइपोकैलियम पोटेशियम दे दो, हाइपोनेट्रीमिया आता है तो सोडियम दे दो। ये बेसिक मैनेजमेंट हो गया है इसमें तो सर सडन इंप्रूवमेंट आता होगा। सडन इंप्रूवमेंट आ जाता है, आप जैसे ही फ्लूइड स्टार्ट करोगे वैसे ही ठीक हो जाता है। मेनली की ट्रीटमेंट शुगर ठीक करने के पहले उसको फ्लूइड देना है।
सबसे पहला जो मेन अपना एम है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस और फ्लूइड डेफिसिट ठीक करना है, उसके बाद शुगर लेवल देखो, फिर एसिडोसिस चलने दो, फास्ट इन्फ्यूजन करना होगा। इन्फ्यूजन फ्लूइड का फास्ट देना है, बस इतना ही है इसमें होगा।